जय हिंद साथियों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं आर्मी क्लर्क के लिए ये जो ओरिजिनल पेपर है। ये पेपर पूछा गया था, बेंगलुरु में पूछा गया था, तो उसका सॉल्यूशन मैंने लाया है। तो आज इस टेस्ट को पूरा लगाएं कि और देखें कि इसमें से आप कितना कर पाते हो। अगर आपका एग्ज़ाम था तो अपना आंसर मैच कर लेना, और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो समझ लो कि आपका एग्ज़ाम है। तो आप इस एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन करते, आप मुझे कमेंट करके मुझे बता देना लास्ट में कि आपने इसमें से कितना करा है। आज जो मैंने लाया है 25 क्वेश्चन लाया है मैंने, इंग्लिश को छोड़कर। और इसमें देख लें कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना बन पाता है। समझ लीजिए कि आप ही का एग्जाम है। इस टेस्ट को पूरा लगाएं, और इस चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और साथ साथ मैं आपके लिए एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि आर्मी क्लर्क के लिए अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं मैथ और इंग्लिश के लिए, तो बहुत ही कम फी में मैंने अभी स्टार्ट करा है वीडियो कोर्स। तो आप वो वीडियो कोर्स ले सकते हो, जो कि आपके पास जो नंबर है 8210718211 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर दूसरा नंबर आपके पास जो है 9102195290 पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वीडियो कोर्स लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है आज का ये है, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था। यानी कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए तो पहला ऑप्शन है इसके लिए है हैदर अली, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब और अकबर। यानी कि इसमें से कौन से थे जो भारत के अंतिम मुगल शासक थे। तो ये थे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, देहरादून और नई दिल्ली। तो इसका आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है क्या? देहरादून है। यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी जो है, यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है, ये कहाँ है? देहरादून में है। देखिए देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर देख मैच कर लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन जो है इसका 26 जनवरी है, 30 जनवरी है, 15 अगस्त है और 15 जनवरी है। तो याद कर लीजिए आप लोग, सेना दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। विश्व की कौन सी पहली महिला थी या प्रथम फर्स्ट वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है योको ओनो, बछेंद्री पाल, आंग सुंग और जुंको तबई। आपको इसमें से आंसर मैच नहीं, आप गलत नहीं करने हैं आपको। इसमें आंसर जो कन्फ्यूजन है, तो याद कर लीजिए जो विश्व की जो प्रथम महिला थी वो थी जुंको तबई। जुंको तबई थी जो विश्व की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग चेक करते रहे कि आप कहीं में आपका अगर एग्जाम होता है तो आप कितना इसमें से कर पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जनवरी, 1 फरवरी, 8 मार्च और 25 मार्च। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एड्स निम्न में से किससे नहीं फैलता है। गौर से क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं फैलता है, ऑप्शन है नहीं फैलता है। देखिए पहला ऑप्शन है दूसरे के लिए प्रयोग की गई सुई का उपयोग करने से। यानी कि जो हम लोग एक इंजेक्शन किसी को लगा दिया जाता है, फिर वही इंजेक्शन दूसरे को लगा दिया जाता है, इससे तो फैलता है ना। तो आपका आंसर ये नहीं होगा। असुरक्षित यौन संबंध, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सार्वजनिक शौचालय के प्रयोग से, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सार्वजनिक शौचालय के प्रयोग से एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। आगे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को क्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है रक्त को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है। किस प्रकार का उत्तक माना जाता है? रक्त को किस प्रकार का उत्तक माना जाता है? एपिथेलियल या फिर संयोगी, मांसल या तंत्रिका। तो याद कर लीजिए रक्त को एक संयोगी उत्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय घंटियों में कौन सी प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है? विद्युतीय घंटी में कौन सी प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अस्थायी चुंबक, इलेक्ट्रो चुंबक या क्षर चुंबक। तो याद कर लीजिए, विद्युत घंटी में जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रो चुंबक का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब लगभग पारे का मिलीमीटर होता है, यानी कितना होता है? ये ब्लड प्रेशर जो होता है एक सामान्य मनुष्य का जो होता है कितना होता है? ऑप्शन है 90 से 120 के मध्य, 70 से 80 के मध्य, 37 से कम या 98.4 से अधिक। तो याद कर लीजिए, जो ये होता है नॉर्मल डायग्नोस्टिक ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन का, ये होता है 90 से 120 के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है मैथ से क्वेश्चन है, कह रहा है क्या दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करो। जो सीरीज दिया गया है उसमें से यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा ये पूछा जा रहा है। तो गौर कर लीजिए, ये आपका 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो ये देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे नहीं है क्वेश्चन आसान है तो एग्जाम ऐसा नहीं आएगा। आगे है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? देखिए 55 को 55 गुना कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर एकांश स्थान पर 5 हो तो डायरेक्टली क्या करना है? 25 यहाँ कर देना है, और दूसरे वाले नंबर का दूसरे वाले नंबर क्या करना है? 5 गुना में 1 बढ़ा के गुना कर देना है यहाँ पर इसको। 5 छक्के 30, यानी कि 325 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। याद कर लो इस तरीके को, यानी कि अगर एकांश स्थान पर 5 हो उसका मुझे वर्ग निकालना पड़े तो क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर को क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, यानी 25 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो बाद में नंबर रहे उसको और इसके एक बाद वाले नंबर को गुना कर देना। यानी कि अगर मान लो 65 को स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? 25 तो यहाँ कर देंगे यहाँ पर, और 6 गुना में 7 कर देंगे, 42 यहाँ कर देंगे, वही आपका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करो। -7 का स्क्वायर कितना होता है? -7 गुना में -7 करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, 7 से 49, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए आप कितना कर पाते हो इसमें से। ठीक है, और देखते रहो कि कितना कर पाते हो, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आप इसमें से कितना कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल कमाई कितनी है? देखिए गौर कर लीजिए, कुल कमाई का उसने 50% खर्च कर दिया है, तो उसने कितना खर्च किया? अगर परसेंट में बात करूँ परसेंट में कितना है तो 50%, और रुपये में बात करूँ तो 2000 रुपये है, जो कि 50% के बराबर है। यानी उसकी कमाई कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगी ना कमाई। कमाई कितना हो जाएगा उसका? 100%, यानी कि 50% है 2000, तो 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4000, यानी कि 4000 की क्या है? कमाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट था, इसलिए मैंने बता दिया आपको ये तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि मूलधन 3000 रुपये, दर 5% वार्षिक और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो याद कर लीजिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है फॉर्मूला। यानी कि इसको ऐसा बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है। आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको याद कर लीजिए फॉर्मूले को। एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12 पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन। तो मूलधन कितना हुआ? 3000 है ना, 3000 यहाँ कर दो, गुना में समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है, 2 यहाँ कर दो, दर कितना दिया है? 5% वार्षिक दिया है, 5 कर दो यहाँ पर, बट्टा में 100 कर दो, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। आगे है यदि ए और बी क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के साथ साथ व्यापार शुरू किया, साल के अंत में व्यापार में लाभ को किस अनुपात के बीच बांटा जाएगा? देखिए ए और बी ने क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया है और दोनों ने क्या है, साल में जितना लाभ हुआ है तो लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? देखिए अगर कुछ नहीं कह रहा है कि किस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो जिस अनुपात में पूंजी लगाता है उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। तो इसका देखिए पूंजी का अनुपात कितना है? 80,000 अनुपात में 60,000 कर दो, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4 0 4 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 4 8, 4 अनुपात में 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका आंसर। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो उसके पूंजी के अनुपात में हम लोग उसके लाभ को बांटते हैं।
ठीक है। अगला है, यदि एक आदमी 10% के हानि पर एक रेडियो को इतना रुपया में बेचता है, 450 रुपये में बेचता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो याद कर लीजिए, अगर हानि प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस गुना में 100 बटा में 100 माइनस लॉस % कर देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर। याद कर लीजिए फॉर्मूले को आप। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो सेलिंग प्राइस कितना 450 दिया है, गुना में 100 कर लो, बटा में 100 माइनस में कितना है 10% हानि है ना, 10 कम कर दो यहाँ पर, 450 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ देखो 0 0 कट जाएगा, 9 5 45 यानी कि कितना 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500 आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 18, 45 और 72 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। महत्तम यानी कि एससीएफ पता करने के लिए कह रहा है। 18, 45 और 72। अब ऐसा कर लो, बारी बारी से निकालो इसका। देखो 18 से निकालोगे 45 में लगाओगे, 18 दूना में 36 हो जाएगा, घटा के 9 हो जाएगा। अब ऐसे कर दो, अभी 18 यहाँ आ जाएगा, 9 दूना में 18 यानी कट जाएगा, यानी एससीएफ यहाँ इन दोनों कितना हो गया 9 हो गया ना। अब 9 से 72 में भाग लगा दो, 9 से लगा दो कितना में 72 में भाग लगा दो, 9 8 72 कट जाता है पूरा पूरा, यानी कि आपका एससीएफ कितना यहाँ पर है, तो 9 जो है आपका आंसर है। ठीक है। वैसे का और भी तरीके हैं, देखकर ही पता कर सकते हो आप। कैसे पता कर सकते हो, तो मैं मैथ का जो चैप्टर है मैं उसमें बताऊंगा मैं उसको आपको। ठीक है। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त के 1 मीटर लंबा तार है ना, लंबा तार है ना कि परिधि दिया हुआ है, यानी कि देखो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr होता है, यानी कि 2πr मुझे दिया गया है कितना 1 मीटर दिया गया है। आपका आंसर किस में सेंटीमीटर में है ना, तो आप 1 मीटर को क्या बना लो सेंटीमीटर में बना लो। तो 1 मीटर को गुना कर सेंटीमीटर में 100 से करेंगे तो क्या हो जाए सेंटीमीटर बन जाएगा ना। अब देखो 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में r बराबर में 100 हो जाएगा ना, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना में उसको आप क्या करेंगे, इसको इस तरफ कर देता हूँ मैं, 7 बटा में कितना हो जाएगा 22 गुना में 2 हो जाएगा। अब यहाँ काटना है तो काट लो, नहीं तो कोई बात नहीं रहने दो, मैं काट ही देता हूँ यहाँ पर। कितना हो जाएगा, चलो मैं काटता नहीं यहाँ पर, यानी कि 700 बटा में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये r का वैल्यू निकल गया ना, तो यानी कि आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो याद कर लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है ना। पाई मानी कि 22 बटा में 7 गुना में r², यानी r का वैल्यू कितना है 700 बटा में 44 है ना, 700 बटा में 44 गुना में 700 बटा में 44 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर r² है, यहाँ पर है। तो देखो 7 से 100 कट जाएगा, 22 गुना में 44 हो जाएगा, 22 गुना में 44, 7 यानी 100 यहाँ पर है। अब 2 घंटे 50 ये हो जाएगा। यहाँ देखो इसको जब काटोगे ना पूरा आप देख लेना काट के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका आंसर। तो काट लेना यहाँ पर आप, ठीक है, आराम से काट लेना और काटने में गलती मत करना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई 2 संख्या 3:4 का अनुपात में है और उसका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए 2 संख्या अनुपात दिया है मुझे, उसका मुझे लघुत्तम मुझे दिया गया है, तो उसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले मान लेंगे, माना संख्या कितना हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 3x, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x बन जाएगा, यानी 3x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी देखो 3 इंटू में 4 इंटू में x हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि कॉमन तो इसमें x है ना यहाँ पर, तो 3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 4 या 12x, यानी 12x क्या हो गया, इन दोनों संख्या का एलसीएम हो गया ना, यानी 12x बराबर कितना दिया है मुझे 84 दिया है मुझे, तो यानी कि 84 यहाँ कर देंगे, 12 7 84, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो पहली संख्या क्या बन जाएगा, यहाँ 3x है ना, तो 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो x बदला में 7 दूंगा यहाँ पर, तो 7 चौका में 28, यानी कि देखो दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो गया 28 हो गया ना। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, MICR का पूरा अर्थ है। MICR का पूरा अर्थ क्या है, MICR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है पहला इनमें से कोई नहीं, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर। अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो याद कर लीजिए MICR का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। किस तरह का मेमोरी, किस तरह कौन सी मेमोरी दोनों होता है, स्टैटिक भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है। कौन सा मेमोरी होता है, क्या बायस होता है, कैच होता है, या रोम होता है, या रैम होता है। तो याद कर लीजिए, स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, रोम होता है, ROM रोम होता है, जिसे क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति से मापी जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की जो गति होती है, स्पीड जो होती है, कैसे हम लोग मापते हैं, किससे मापते हैं हम लोग, क्या हर्ट्ज से मापते हैं, वॉट से मापते हैं, या BPS से, या फिर MIPS से। तो याद कर लीजिए, मापते हैं इसमें हर्ट्ज से मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड जो मापते हैं हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंटरनेट पर लिंकों का फैला हुआ समूह, जाल, आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बनता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, तो आपका ऑप्शन है पहला लोकल वेब, वायरलेस कोड, वर्ल्ड वाइड वेब, या वाइड कनेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है, जो क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, एक संग्रहण युक्ति में सूचना के हर एक भाग को बोलने और लिखने की क्षमता लगभग उसी समय में, चाहे लोकेशन कहीं भी हो, को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा, और इसका ऑप्शन जो है सिक्वेंशियल एक्सेस, रास्टर स्कैन, खोज, या रैंडम एक्सेस, क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन करवाया अभी, और देख लीजिए कि आपने 25 क्वेश्चन जो करा है, 25 क्वेश्चन में आपका इसमें से कितना आंसर सही है। आप मुझे कमेंट करें, और साथ साथ मुझे बताएं कि आपका एग्ज़ाम अब कब है, और आप इससे पहले आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर जो भी जो क्वेरी है आप मुझे इस नंबर पर मुझे बता सकते हो। अगर इंग्लिश का क्लास लेना चाहते हो, वीडियो कोर्स लेना चाहते हो मैथ और इंग्लिश के लिए, बाद बाकी अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए या GD टेक्निकल के लिए कोई ई-बुक परचेज करना चाहते हो, तब भी आप परचेज कर सकते हो, जिसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाद बाकी आपके पास नंबर है, कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।